इंग्लिश आजकल जिसके बिना एक नॉर्मल लाइफ, जॉब, एग्ज़ाम कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आज उसी इंग्लिश की बात करने वाले हैं आज के चर्चा के एपिसोड पे। हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के चर्चा के एपिसोड पे, जहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग से लेके एग्ज़ाम्स में, चाहे वो हमारे कोई भी रेगुलेटरी बॉडीज़ के एग्ज़ाम हो, बीट आरबीआई, नबार्ड, सेबी, सिडबी, एसओ, आईएफएससीए, इन सब में इंग्लिश को हम कैसे केटर कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम पूरा एक डिटेल्ड सोल्यूशन मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। और उसी के लिए हमारे साथ हमारे इंग्लिश के एक्सपर्ट मेंटोर रोहित सर हमारे साथ हैं। थैंक यू मैम। अ वेरी वार्म वेलकम सर। Thank सो सबसे पहले मैं यही पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई फ्रेशर स्टूडेंट है एंड ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर रेगुलेटरी बॉडीज, आरबीआई, नबार्ड एंड फॉर वेरियस एग्जाम्स, तो वो कैसे इंग्लिश के साथ शुरू कर सकता है? फ्रेशर स्टूडेंट इससे पहले उसने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, मतलब बिल्कुल रॉ कह सकते हैं कि बच्चा बिल्कुल रॉ है। सो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि इंग्लिश एक्चुअली में है क्या, क्योंकि मुझे याद है और आपको भी शायद याद होगा मैम कि हमारे स्कूल में बच्चों को जब बताते थे कि हाँ हमें ये सब्जेक्ट्स पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो वहाँ पे वो क्या करते थे कि हमें बताते थे कि इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ना है। एंड एट दैट मोमेंट बच्चे को ये चीज़ समझा दी जाती थी कि आप सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, ना कि एक लैंग्वेज पढ़ने वाले हो। तो ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग बच्चे के माइंड में हम बचपन में डाल देते हैं। राइट। एंड वहाँ से बच्चा उसको एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करने लग जाता है। इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज है, और वो जो अगर आप इंग्लिश के पूरे सेगमेंट को देखोगे तो आपको सिर्फ सेंटेंस दिखाई देते हैं और कुछ भी नहीं दिखाई देता, सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस। हम किसी भी एग्जाम की बात करें, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कहीं पर भी हमें सिर्फ सेंटेंस दिखाई दे रहे होते हैं। एंड वो जो सेंटेंस होते हैं वो बनते हैं वर्ड से। हमें एक चीज़ बहुत ही गलत तरीके से डिजाइन करके अभी तक रखा गया है कि ये जो वर्ड्स होते हैं उनको हमने फिक्स कर रखा है कि ये जो वर्ड है ये नाउन बनेगा, ये वर्ब बनेगा, ये प्रोनाउन बनेगा। सो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से बच्चा बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज होता है। बच्चे की स्पोकन अच्छी होती है, बट जब बात होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने की, तो इवन बच्चा कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाता है। एंड वो जो है एक बहुत बड़ा सा, मतलब कहते हैं कि एक बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। अगर मैं सिर्फ सिंपल एक बात कह लूँ कि अगर मैं वॉक एक वर्ड है, अगर मैं उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बात करूँ तो उसकी दो पार्ट्स ऑफ स्पीच निकल कर आती हैं हमारे सामने, एक नाउन, दूसरा वर्ब। लेकिन बच्चे को क्या पता है कि सिर्फ वर्ब होता है, और इस वजह से बच्चा कंफ्यूज है। तो अगर बच्चे को सीखना है, अंडरस्टैंड करना है, तो सबसे पहले वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करें। हर एक वर्ड्स की पार्ट्स ऑफ स्पीच को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करे वो, देन बच्चा इसको लर्न कर सकता है। ओके, सो सर यहाँ पर आपने बड़ी अच्छी एक बात बोली कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक स्पोकन इंग्लिश है जो मे बी कई बार स्टूडेंट्स को इजी लगती है, कई बार नहीं भी लगती है, और दूसरा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वो अलग ही एक गेम है। तो मेरे को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके बताइए कि स्पोकन इंग्लिश पे अगर किसी को ध्यान देना हो तो वो क्या कर सकता है, और सिर्फ स्पेसिफिकली वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करना चाहता है तो उसको किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए? मैम बहुत ही क्लियर कट है कि अगर बच्चा स्पोकन की बात कर रहा है, तो स्पोकन में हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम ग्रामर को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे रहे होते हैं। मतलब हम रैंडम कोई सेंटेंस बस बोल जा रहे होते हैं, और सेंटेंस इस तरीके से बोल रहे होते हैं कि सामने वाले को वो बात वहाँ तक पहुँच जाए। स्पोकन का सिंपल मतलब हमें ये समझ आता है कि हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू आवर सेंटेंसेज एंड ऑल दैट। राइट। लेकिन जब बात हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की करते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो एग्जामिनर है उसका माइंडसेट ये हो जाता है कि वो आपकी ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करना चाहता है। जब हम कोई भी सेंटेंस बोल रहे होते हैं तो हम विदाउट थिंकिंग कि उसकी ग्रामर करेक्ट है नहीं करेक्ट है, हम बोल जाते हैं। सो ये रीजन हो जाता है कि मतलब बच्चा जिसकी स्पोकन अच्छी है उसकी ग्रामर नहीं अच्छी है, जिसकी ग्रामर अच्छी है उसकी स्पोकन नहीं अच्छी है। सो कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं? तो उसके लिए सिंपल ये है कि अगर आप बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं, मतलब प्री के लिए जा रहे हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करेंगे तो उसका तो प्री होना ही होना है ना। तो प्री में अगर जा रहा है बच्चा, तो उसको अपनी ग्रामर को बिल्कुल इंटेंसिफाई करना पड़ेगा, उसको बिल्ड करना पड़ेगा। एंड उसके लिए जरूरी यह है कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें। जीरो से स्टार्ट करने का मतलब हर एक वर्ड को अंडरस्टैंड करें। वर्ड के बाद वो वर्ड कैसे सेंटेंस को फ्रेम कर रहा है, वर्ड और सेंटेंस तक जाने के लिए हमें बीच में दो और ब्रिज से गुजरना होता है। एक होता है फ्रेज, दूसरा होता है क्लॉज। अगर हम वर्ड, फ्रेज एंड क्लॉज तीनों को अलाइन करते हैं, देन जाके हम सेंटेंस बिल्ड कर पाते हैं। और ये तीनों अलाइन करने के लिए हमें सिंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग समझनी पड़ेगी, और उसके लिए हम पूरा ग्रामर सीखते हैं। स्पोकन की बात है तो स्पोकन रैंडम अगर हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे सेंटेंसेस के साथ स्टार्ट करते हैं, तो वो हम धीरे धीरे वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। आप अगर ये चाहो कि नहीं सर, हमने कई बार देखा है मैम कि जो पोस्टर्स हैं और कुछ ऐसे हमें पैम्पलेट दिखाई देते हैं कि मतलब
31 डेज में या 21 डेज में हम आपको पूरा मतलब फ्लुएंसी सिखा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो काइंड ऑफ कह सकते हैं कि सिर्फ एक तरीका है कि हम कैसे अटेंशन गेन कर रहे हैं, एंड इट इज़ नॉट फिजिबल, है ना। अगर आप बिल्कुल रॉ हो तो आपके लिए फिजिबल नहीं है। दिस इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, आपको स्लोली ही जाना पड़ेगा। जो डेली लाइफ के अंदर हम सेंटेंसेस यूज़ करते हैं उनको हमें सीखना पड़ेगा एंड उनके साथ स्टार्ट करना पड़ेगा, सो फिर बच्चा स्पोकन भी कर पाए। ओके, सो दैट लीड्स टू माई सेकेंड क्वेश्चन विच इज़ द सोर्स। और इसमें हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से ही स्टिक करेंगे कि मेजरली आरबीआई, नबार्ड, सेबी, सिडबी, ये जो हमारे मेजर एग्जाम्स हैं। सोर्स सर एक बार इंग्लिश के लिए बताइए, फ्रेशर के लिए। यस, सोर्स की बात करें तो बच्चा सिर्फ कॉम्पिटिटिव देना चाह रहा है और उसमें भी जिन एग्ज़ाम्स की आपने बात करी है, वी नो दैट कि वो टॉप मोस्ट एग्ज़ाम है हमारे बैंकिंग सेगमेंट के, या फिर ऑल ओवर इंडिया में बात करें तो आरबीआई का एक अपना रेपो है। सो अगर हम सोर्स की बात करते हैं तो अगर इंग्लिश की बात कर रहे हो तो आप स्टार्ट करो न्यूज़पेपर के साथ। बहुत ही सिंपल, न्यूज़पेपर के साथ। अगर आप, क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस दिखाई दे रहा है। मैं बार बार स्टिक कर रहा हूँ मैम कि सेंटेंस समझ आएगा तो हमें सब कुछ समझ आ रहा है। पेपर में सिर्फ सेंटेंस लिखा होगा, अगर हम सेंटेंस को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, देन वी आर गोइंग इनटू इट। सो सोर्स की बात करें तो आप न्यूज़पेपर के साथ स्टार्ट कर सकते हो अगर आप फ्रेशर हो तो। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ पे स्टिक करता हूँ मैम कि अगर आप फ्रेशर हो तो आपको गाइडेंस की नीड है। विदाउट गाइडेंस आप फिर खो जाओगे, और एक बार बच्चा खो गया फिर वो जहाँ जाना चाहता है, जिस गोल को अचीव करना चाहता है, सो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल बन जाता है, फिर उसको वो डर लगने लग जाता है। तो सर आपने दो चीज़ें यहाँ पर बोली हैं, न्यूज़पेपर एंड सेंटेंस। सो विच न्यूज़पेपर, और अगर सेंटेंस नहीं समझ आ रहा है तो कैसे समझना है? ओके, सो कोई स्पेसिफिक न्यूज़पेपर तो नहीं बोल सकते, लेकिन अगर स्टार्ट करना चाहता है बच्चा तो इंडियन एक्सप्रेस के साथ स्टार्ट कर सकता है, उसकी इजी वर्डिंग के साथ, एंड द हिंदू पे शिफ्ट कर सकता है वो। यस, ऑब्वियसली। सो यू फील हिंदू इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट एंड इंडियन एक्सप्रेस इज इजियर? ओके ओके। सो वहाँ से वो ऐसे कर सकता है। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? सेंटेंस कैसे? तो उसके लिए सिंपल सा है कि वो फिर वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिल्ड करना स्टार्ट करें। ओके ओके ओके, वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एक चीज़ और मैम मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूँगा कि हमें हमारे बचपन में ये बात बताई गई कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे मार्क्स मिलते थे। आपको भी याद होगा, मुझे तो बहुत अच्छे से याद है मेरा बचपन, तो आई कैन रिलेट कि नहीं बच्चा क्यों इंग्लिश से इतना घबरा जाता है। क्योंकि वहाँ पे होता था कि हमें पेपर में क्या मिल रहा है, नाउन की डेफिनेशन, प्रोनाउन की डेफिनेशन, है ना, एंड एज इट इज़ जो हमने बुक के अंदर देखा हुआ है या फिर जो हमारी नोटबुक के अंदर लिखा हुआ है, हमें उसको कॉपी पेस्ट करना होता था कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग। सबके जुबान पे है कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग, और उसके पूरे फुल मार्क्स मिल जाते थे। बट जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं मैम, वहाँ पे हमसे डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है कि व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, वहाँ पर उनके यूजेस, उनके फंक्शंस, उनके रोल के बारे में बात कर रहा है। सो वो चीज़ अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो वो कैसे अंडरस्टैंड होगी? जब हम अंडरस्टैंड करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कि एक्चुअल में नाउन है क्या। सिर्फ रट लेने से काम नहीं चलेगा। सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर में जैसे एडिटोरियल है, सो एडिटोरियल का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है? एंड एडिटोरियल जनरली आई थिंक जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही होगा कि समझ नहीं आते हैं। सो देयर आर टू क्वेश्चंस आई हैव कि एडिटोरियल का इम्पोर्टेंस क्या है, और क्या कोई यूट्यूब पे सेशन है जहाँ से एडिटोरियल एक्चुअली न्यूज़पेपर से पढ़ने से पहले वो यूट्यूब वीडियोज़ की हेल्प ले सकते हैं? यस, डेफिनेटली मैम। अगर मैं मतलब बिल्कुल फ्रैंकली बोलूँ, सो पूरा जो रोल है वो एडिटोरियल का ही है। ओके, यस। सो एडिटोरियल से सर, दिस इज़ माय पर्सनल क्वेश्चन कि अगर मैंने एडिटोरियल अच्छे से पढ़ लिया तो मेरा कितना % इंग्लिश का सिलेबस कवर हो सकता है उससे? ओके, सो इसके लिए मैं एक चीज़ आपसे कहूँगा मैम कि आप किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लो, आरबीआई की बात कर लो, नाबार्ड की बात कर लो, एंड एडाई की, जो भी एग्ज़ाम्स हैं हमारे, उनके अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? वो आ रहा है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। एंड हमने ये देखा है कि वो जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आ रहा है, वो पहले तो था कि हाँ एक पैसेज के साथ काम चल रहा है, ठीक है। अभी क्या है, वो कम से कम 2 या 3 पैसेज इंक्लूड कर दे रहे हैं, एंड उन 2-3 पैसेज पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मिनिमम आपके 10 रह रहे हैं, 10 to 15 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड एक चीज़ और स्टिक करनी पड़ती है हमें वहाँ पे कि जो आंसर करना है वो हमें पैसेज से ही करना है, तो पैसेज अंडरस्टैंड करना पड़ेगा।
उनके अंदर जो वर्ड्स यूज हुए हैं वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सो एडिटोरियल का रोल बड़ा बन जाता है। मतलब आप ये समझ लो कि 50 to 55% हम वहाँ से अगर एडिटोरियल अपना कवर करते हैं तो हमारा सिलेबस कवर हो रहा है, हमारी वोकैब वहाँ से कवर हो रही है, सेंटेंस को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वो कवर हो रहा है, कैसे उसके कंटेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना है वो कवर हो रहा है। मतलब 3 पॉइंटर्स तो हमारे वहाँ से कवर हो रहा है। एंड वी नो दैट कि वोकैब का रोल बड़ा बन जाता है। एंड वोकैबलरी कौन सी पूछी जा रही है? जो वो न्यूज़पेपर के अंदर आ रहे हैं। चाहे आप द हिंदू का कोई भी आर्टिकल देखेंगे तो वहाँ पे जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम सबको पता है कि ब्यूटीफुल हम सब जानते हैं, लेकिन गॉर्जियस इज अनदर वर्ड, है ना, उस पर्टिकुलर वर्ड को इंटेंसिफाई करने के लिए। सो एडिटोरियल वाला पार्ट हमारे लिए बहुत बड़ा बन जाता है। कैसे स्टार्ट करना है इसको? तो स्टार्ट करने का सिंपल तरीका है कि आपको, किसी को नहीं अच्छा लगता मैम कि अगर किसी का बैकग्राउंड नहीं है, इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है, उसने कॉन्वेंट से पढ़ाई नहीं करी, तो उसके लिए क्या दिक्कत है कि समझ नहीं आ रहा। एक बारी को कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो हमारे लिए बोरिंग भी हो जाती है। तो अपन ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, कोई स्टोरी की बुक्स हम सबने बचपन में पढ़ी हैं। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि चंपक सबका फेवरेट होता था कि हाँ चंपक सब पढ़ रहे हैं। सो उसका हम अगर इंग्लिश वर्जन लेकर आते हैं, सो एक इंटरेस्ट हमारा डेवलप होगा टुवर्ड्स रीडिंग, कि हमारी रीडिंग हैबिट डेवलप हो रही है धीरे धीरे। इनफैक्ट न्यूज़पेपर में ही बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स होते हैं, स्टोरी वहाँ पे भी होते हैं, तो वहाँ से भी बच्चा रेफर कर सकता है। सो वहाँ से अगर इंटरेस्ट हमारा डेवलप हो गया तो फिर हम द हिंदू का आर्टिकल पढ़ना धीरे धीरे हम स्टार्ट कर सकते हैं, वो हमें समझ आना स्टार्ट हो सकता है। एक चीज़ और वहाँ पे अपन कर सकते हैं कि जो आर्टिकल हम रीड आउट कर रहे हैं उनके जो टफ वर्ड हमें लग रहे हैं कि ये डिफिकल्ट टर्म है, ये समझ नहीं आ रहा है, सो उसको स्टार्ट राइटिंग दोज वर्ड्स। एक सेपरेट आपके पास नोटबुक हो जहाँ पे, या फिर डायरी आप मेंटेन कर रहे हो तो वहाँ पे उसको राइट डाउन करो एंड उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करो। देन क्योंकि वी नो दैट कि जो वर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो रहे होते हैं कि रिपीट हो रहे होते हैं। सभी को पता जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं कि वो वर्ड्स घूम फिर के वापस से रिपीट हो रहे हैं। तो वहाँ से अगर हम उनको नोट डाउन कर रहे हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं क्या कहूँगे भाई, वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, जब हम न्यूज़पेपर से पढ़ रहे होते हैं तो लेट्स से मैं एक एडिटोरियल पढ़ रही हूँ जो अभी सीरिया में वॉर चल रहा है उस पर आया हुआ है, तो इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो उसका जो जियोपॉलिटिकल एंगल है वो कितना समझना ज़रूरी है, या सिर्फ इंग्लिश के पर्सपेक्टिव या इंग्लिश को क्रैक करने के लिए सिर्फ अगर मैंने वोकैब्स अच्छे से कर ली तो मेरा इंग्लिश हो जाएगा, या फिर जियोपॉलिटिकल एंगल भी मुझे पता होना चाहिए? नहीं मैम, मैं तो बिल्कुल श्योर करना चाहूँगा कि मुझे जियोपॉलिटिकल एंगल भी पता होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमें सिर्फ ये नहीं सोचना है कि सिर्फ प्री क्वालिफाई करना। आपकी वोकैबुलरी की अंडरस्टैंडिंग, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन की अंडरस्टैंडिंग सिर्फ आपके प्री के लिए नहीं होनी चाहिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग इसके लिए भी होनी चाहिए कि कल को जब आप फेज 1 क्लियर करके फेज 2 में जाओगे तो वहां पे आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी करनी है, एसे वाली राइटिंग भी करनी है। राइट। तो वहां पर आपको नहीं पता, हमें नहीं पता किस टॉपिक के ऊपर वो एसे राइटिंग देंगे। सो उसके लिए हमें पूरा एक जो सिनेरियो है, कहते हैं ना कि एक जनरल अवेयरनेस वाली चीजें हैं वो हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। एटलीस्ट सरफेस लेवल से तो पता हो हमें सब वो पता होना चाहिए। तो ओके। सो सर, हाउ मेनी मंथ्स कैन इट टेक कि अगर कोई फ्रेशर बच्चा है इंग्लिश के लिए पहली बार प्रिपेयर कर रहा है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो कितने महीने मिनिमम उसको देने पड़ेंगे टू एस इंग्लिश? यस, अगर कोई फ्रेशर है, इससे पहले नहीं पढ़ा है या पढ़ा है तो सिर्फ एकेडमिक वाला पढ़ा है, 10th तक की इंग्लिश पढ़ा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं, कॉम्पिटिटिव के लिए नहीं पढ़ा, तो उसको तो एटलीस्ट, जो अगर आप मंथ्स की बात करोगे तो मैं बोलूँगा 2.5 मंथ्स। अगर आप डेज की बात करते हो तो ये 70 डेज। मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है इन माई जर्नी कि नहीं, 70 डेज मोर देन एनफ है कि आप एक एवरेज टू जा रहे हो, शिफ्ट हो रहे हो मॉडरेट की तरफ, आप शिफ्ट हो रहे हो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी हो रही है, आप समझना स्टार्ट कर चुके हो, एंड देन धीरे धीरे आपके अंदर वो चीज़ें आएंगी कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ इंक्लाइन कर रहे हो। एंड वी कैन ऑलवेज स्टार्ट विद न्यूज़पेपर। यस, डेफिनेटली। ओके सर, न्यूज़पेपर के अलावा अगर कोई बुक हो जो आप सजेस्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, फ्रीली अवेलेबल हो कोई किताब? बुक तो बहुत सारी मैम मार्केट के अंदर हैं एंड सब यही क्लेम कर रहे हैं कि हम एरर फ्री हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि क्या वो जो बुक बच्चा ले रहा है वो एरर फ्री है या नहीं है। मुझसे जब भी बच्चा बोलता है कि सर मुझे कोई बुक रिकमेंड कर दो, तो मैं ये बोलता हूँ कि आप सिंपल जाओ किसी बुक स्टोर पे एंड वहाँ पर आप 3-4 बुक लेकर देखो, जो आपको अंडरस्टूड हो वो बुक आप ले लो। क्योंकि स्टार्टिंग के 2-3 पेज समझ आ जाए, फिर बाद की चीज़ें ना समझ आए तो वहाँ पे आपका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होता है। अगर आप मुझसे पर्सनल ओपिनियन चाहते हो तो मैं बोलता हूँ कि बच्चे को हमेशा स्टार्ट करना चाहिए रेन एंड मार्टिन के साथ। ओके, ग्रामर की वो द बेस्ट बुक यू कैन से कि हाँ वो एक अच्छी बुक है और वो किसी को भी समझ आ जाती है। उसके अंदर फंक्शन बताया गया हर एक वर्ड का,
वहाँ सिर्फ डेफिनेशन से काम नहीं चल रहा है। सो वो एक मतलब परफेक्ट बुक हो सकती है प्रिपरेशन की। सर इंग्लिश सेक्शन के लिए हमारे सिलेबस और PYQ कितना इम्पोर्टेंट प्ले करता है? यस मैम, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। PYQs यस डेफिनेटली मैं ऐड ऑन करना भूल गया था कि अगर आप चाहते हो कोई भी एग्ज़ाम को कैटर करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप पहले ही तो ये सेट कर लो, जैसा आपने बोला कि RBI हो गया, नाबार्ड हो गया, एडाई हो गया, हमसे जब भी पूछा जाता है कि इंग्लिश का क्या रोल रहने वाला है तो सारे एग्जाम के लिए सिलेबस सेम है। ये तो आपने भी ऑब्जर्व करा होगा कि अगर इंग्लिश की बात करें तो ये एक ऐसा सेगमेंट है कि सारे एग्जाम के लिए सेम सिलेबस देता है। बट यस डेफिनेटली जो डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चंस के पुटअप करने के वो अलग अलग हो जाता है। ट्रू। सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पहले किसी भी एग्जाम को कैटर करने से पहले आप उसके सिलेबस के साथ गो थ्रू हो जाओ एंड डिटेल्ड सिलेबस इफ यू रियली वांट टू क्रैक दैट पर्टिकुलर एग्जाम। सो डिटेल्ड सिलेबस अगर आप लेकर आते हो तो एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अच्छा मुझे ये चीज़ें पढ़नी है। एंड देन PYQs को देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो कि ये जो टर्म्स लिखे हैं वो पेपर में कैसे लिख कर आते हैं, या ये जो क्वेश्चन है उसको पेपर में कैसे पुटअप किया जाता है। क्योंकि एग्जैक्ट मतलब अगर डायरेक्टली देखा जाए तो हमें पेपर ही देना है, सो पेपर का पैटर्न समझ आना चाहिए। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड द पेपर, द एग्जाम। तो सर 3-4 साल के PYQs आर ना? यस। ऑल्सो क्या PYQs में से इंग्लिश में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं? पैटर्न रिपीट होता है ये मैं कहूंगा, कुछ वर्ड्स रिपीट हो सकते हैं ये मैं कहूंगा, लेकिन एग्जैक्ट पेपर रिपीट होता है तो वो तो नो ऑफ कोर्स एग्जैक्ट पेपर तो नहीं, मतलब ये कह सकते हैं कि सम वर्ड्स जी ओके सो दैट्स गुड। सो सर एक ही प्रिपरेशन कर, मैंने एक बार 2.5 महीने दे दिए इंग्लिश को। उस 2.5 महीने की प्रिपरेशन के बाद क्या मैं रेगुलेटरी और बैंकिंग के बहुत सारे अलग अलग मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट कर सकती हूँ? बिल्कुल, आराम से, इजीली। जैसा कि आपने पहले ही बोला कि सिमिलर सा ही होता है सिलेबस, क्योंकि वो जो कंटेंट है वो सब कुछ सेम। नाउन आपका एडाई के लिए भी है, नाउन आपका सेबी के लिए भी है, नाउन RBI के लिए भी है। यस, बट जो क्वेश्चंस के फ्रेम करने का उनका स्टैंडर्ड है वो डिफरेंट है। ये चीज। सो नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सिलेबस हो गया, PYQ हो गया, हमारा प्रीलिम्स की आपने चीज़ें बता दी हैं। थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए ही अगर मेरे को मॉक टेस्ट लगाने हैं तो उसका एक सोर्स स्टूडेंट्स को प्लीज़ बताइए। सोर्स तो मैं ये बोलूँगा मैम कि अगर ऑब्वियसली मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आप अड्डा को फॉलो करते हो तो उससे बेहतर कोई सोर्स नहीं है, ये बिल्कुल फ्रैंकली मैं बोल सकता हूँ। एंड वन मोर थिंग कि सिर्फ हम सभी बोल देते कि आप बच्चे को मॉक अटेम्प्ट करना चाहिए। सो मॉक अटेम्प्ट करने का सिंपल बच्चा ये अंडरस्टैंड कर जाता है कि ठीक है भाई, हमने बैठा 1 घंटे हमने मॉक पे दिए और हमारा काम खत्म हो गया। ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मॉक देने का जो सबसे बेहतर तरीका वो ये है कि आप बिल्कुल इन्वायरमेंट क्रिएट करो कि आप एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि जब तक आप सीरियस नहीं हो उस चीज को लेके फिर कोई मतलब नहीं है। हमारा फोन भी चल रहा है, यहाँ पे मैसेजेस भी आ रहे हैं, मूवी चल रही है, सॉन्ग चल रहा है और मॉक दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, आप फोकस नहीं कर पाओगे। तो एक तो पहले वो सिनेरियो क्रिएट करो कि आप टाइमर लगाओ। यस, टाइमर लगाओ, ठीक है, बिल्कुल एक कहते हैं ना कि बिल्कुल अकेले हो जाओ, सॉलिट्यूड में जाके अपना टेस्ट अपीयर करो, जैसे आपको लगे कि एग्जाम दे रहे हो। जब आपने उस पूरे टाइम ड्यूरेशन, पूरा जो टाइम है आपका, चाहे वो सेक्शनल टाइम देना चाहते हो या ओवरऑल मॉक देना चाहते हो, तो उसमें जो टाइम आपने दे दिया, ठीक है, उसके बाद बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, सोचो भी ना कि ये हुआ नहीं हुआ ये सब। फिर आफ्टर पासिंग सम कहते हैं मोमेंट्स और आवर्स जो भी आप देना चाहते हो कि इधर उधर काम कर लिया, फिर उसके बाद से एनालिसिस पे बैठ जाओ। आप एक दिन में एक मॉक दो, लेकिन उसको कंप्लीटली एनालिसिस करो कि आपने कहाँ पे क्या सही करा है, क्या गलत करा है। ये इंपॉर्टेंट है। बच्चे को क्या लगता है कि हमने एक दिन में कितने मार्क्स दे दिए, ठीक है, हमारा आंसर ये आ गया, हमारे मार्क्स इतने आ रहे हैं, बस हो गया। और मैं आप सभी को ये बता दूं कि बेशक आपने मॉक 1 घंटे का दिया है, बट उसका एनालिसिस करने में 2 घंटे भी लग सकते हैं। सो आपको वो ऐसे नहीं कंसिडर करना है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज एनालिसिस आई फील इज मोर इम्पॉर्टेंट अपने आप में, है ना, कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे सेट्स ऑफ MCQs प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं कोई बात नहीं, आप कम कर लीजिए, बट उसका एनालिसिस इज मस्ट। इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन करेंगे कि अगर मॉक आपको PYQs पे पहले मिल जाए, कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं उन पे बेस्ड मॉक पहले मिल जाए, जिनको मेमोरी बेस्ड भी कहते हैं, तो अगर आप उनको पहले अटेम्प्ट करते हो तो एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि यस इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं या इस टाइप के क्वेश्चंस ट्रेंड में, सो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये तो है ही 100% सर कि
प्रिपरेशन शुरू करने से पहले ही PYQs तो हमें देखने हैं। इनफैक्ट जब थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा पढ़ लिया, एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, दोबारा से हम PYQ को उठा सकते हैं। PYQ आर दैट यूजफुल, क्योंकि प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ज़्यादा आप मतलब श्योर हो रहे होगे कि मुझे चीज़ें समझ आ रही हैं। ओके तो सर मैंने YouTube पे ना कुछ ऐसे शोज़ देखे हैं कि 5 मिनट में इतने 1000 वोकैब वर्ड्स आप सीख लो, तो ऐसा कुछ पॉसिबल है? सबसे टफ टास्क होता है मैम मेमोराइज करना, है ना। हमें चीज़ें वो याद रहती हैं जिनके साथ कुछ कहानियाँ हम रिलेट कर पा रहे होते हैं, कुछ स्टोरी हम ऐड ऑन कर पा रहे होते हैं। वी नो दैट कि अच्छा एक चीज़ आप बताओ मुझे कि आपको ABCD कब आपको लगा कि हाँ मुझे ABCD आती है? मतलब अगर अपन बचपन में जाएं तो क्या हम जब नर्सरी में थे तभी ABCD आ गई थी? अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो मुझे याद नहीं है। ओके, मैं अपनी बात बताऊं या मैंने अपनी भांजी को ऑब्जर्व करा हुआ है बेसिकली, अभी वो बहुत छोटी है। सो ABCD सीखने में हमें नर्सरी, LKG, UKG ये पूरा टाइम लगता है, 3 साल, है ना। वो 26 लेटर्स को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करने में 3 इयर्स लग जा रहे हैं। एंड यू आर एज्यूमिंग दैट कि नहीं मेरे को 5 मिनट्स के अंदर 2000 वर्ड्स प्रिपेयर हो जाने चाहिए। सो वही बात है, सिंपल सी बात है मैम कि 21 डेज के अंदर मैं आपको फ्लुएंट बना दूंगा स्पोकन में। सिंपल वो बात है। अगर आपको सीरियसली ये चाहिए कि नहीं मेरी वोकैब है, जो वर्ड पावर है वो बिल्ड हो जाए, वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाए, तो सिंपल सी बात है कि आप 10 वर्ड्स के साथ स्टार्ट करो। एंड कोशिश ये करें कि वो जो वर्ड हैं आपने 10 लिखे हैं, हर एक वर्ड के कम से कम 4 to 5 सिनोनिम्स राइट डाउन करें, है ना। कौन सा इजी वाला होगा, कौन सा मॉडरेट वाला होगा, कौन सा वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है, ये तक समझने की कोशिश करें। एंड देन उसको मेंटेन भी करें ऑन द डेली बेसिस। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगा कि अभी हमारा शो आ रहा है यूट्यूब पे, द एडिटोरियल डिकोडर, जहाँ पे मैं बात कितने बजे आता है सर? ये आता है 8 o'clock पे, 8 PM to 9 PM ये एवरी डे, यस, मंडे टू सैटरडे। सो वहाँ पे अपन जो बातचीत कर रहे हैं वो एडिटोरियल के बारे में बातचीत कर रहे हैं। एंड यस डेफिनेटली वो एडिटोरियल के अंदर, वो पैसेज के अंदर, वो आर्टिकल के अंदर किस टाइप के वर्ड्स, किस टाइप की वोकैबुलरी यूज हो रही है। सो वहाँ पे करने का, वोकैब करने का एक सिंपल तरीका है मैम कि आज हमने जो सीखा है उसको हम कल रिवाइज करें। जब तक वो वर्ड्स हमारी नजरों के सामने से 2-3 बारी नहीं जाएंगे वो हमारे दिमाग में जाएंगे ही नहीं। जब तक कोई चीज हमारी नजरों के सामने से 3, 4, 5 बार ना जाए वो कैसे हमारे दिमाग में फिट बैठेगी? जी सर, इंग्लिश में करंट अफेयर्स का भी कोई सिग्निफिकेंस होता है कि क्या जो वर्ड्स या सिनोनिम्स वगैरह पूछे जाते हैं, क्या वो वाले वर्ड्स होते हैं जो मे बी जैसे सीरिया वॉर का ही मैंने एग्जांपल लिया, तो उसमें अगर कोई एडिटोरियल में कोई वर्ड दिया हुआ है तो लाइक व्हाट परसेंटेज चांसेस आर देयर कि करंट वाले वर्ड्स पूछे जाते हैं? 100%। ओके क्योंकि आपको पेपर में मिलेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपको रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना है एंड देन आंसर करना है। तो जहां क्वेश्चंस वाला पोर्शन आता है वहां पर वो आपसे समटाइम्स ऐसा होता है कोई फ्रेज उठाकर वहां रख देंगे एंड उसकी मीनिंग पूछेंगे। अगर जैसे इन्फ्लेशन एक टर्म हो गया, अगर अपने को इन्फ्लेशन समझ नहीं आ रहा है तो हम वहां आंसर कैसे देंगे? और इसके अलावा अगर हम डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं जहां पर ऐसे राइटिंग की बात हो रही है, सो ऐसे राइटिंग भी हम तब कर पाएंगे जब हमें करंट के टर्म समझ आ रहे होंगे, क्योंकि ऐसे राइटिंग मोस्टली हमारे करंट के इशूज पे ही पूछे जा रहे होते हैं। अगर हम लास्ट 3 to 4 ईयर्स की बात कर लें तो जो भी टॉपिक आए हैं वो करंट के इशू पे ही आए हैं। तो यस, सो बेसिकली GA हो या इंग्लिश, न्यूज़पेपर इज द किंग। GA में मैं हमेशा ये बताती हूँ, यू हैव टू रीड, यू मस्ट रीड न्यूज़पेपर। एंड इवन फॉर इंग्लिश, either to start with or to continue, आपको न्यूज़पेपर डेफिनेटली पढ़ना है। एक्सप्रेस और हिंदू सर ने 2 रेकमेंड किए हैं, आप कुछ भी जो है रीड कर सकते हैं। सर प्रीलिम्स हमने बात कर ली है, हमने मॉक पेपर्स बात कर लिया है, एवरीथिंग वी टॉक्ड अबाउट। एक लास्ट क्वेश्चन बचता है कि डिस्क्रिप्टिव बच्चा कैसे स्टार्ट कर सकता है, कैसे डिस्क्रिप्टिव में ज़्यादा नंबर लेके आ सकता है? डिस्क्रिप्टिव के लिए तो सिंपल सी बात है मैम कि क्योंकि जब आप करंट अफेयर्स की बात करो या GA के टॉपिक्स की बात कर रहे हो तो वहीं से हेल्प होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि मैं बार बार ये की बात बोल रहा हूँ कि आपके जो टॉपिक हैं ये हम और आप डिसाइड नहीं करते हैं कि एग्जामिनर क्या टॉपिक एग्जाम में देने वाला है, राइट। तो अगर हमारे पास कंटेंट अवेलेबल नहीं है कि पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हमें पता नहीं कि क्या राइट डाउन करना है, तो हम कितनी अच्छी भी राइटिंग में लिखें, कितना अच्छे से भी टाइप करें, कितना अच्छा भी सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हो, कोई मतलब नहीं है फिर उसका। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले तो आप अपना ये जो कंटेंट वाला सेगमेंट है
चाहे आप इकोनॉमिक की बात कर लो, पॉलिटी की बात कर लो, तो ये वाला जो कंटेंट है पहले इसको प्रिपेयर करो। सो न्यूज़पेपर से वो हो जाता है, यस वो हो जाता है। देन उसके बाद से आपको ये समझ आना चाहिए कैसे आपको कंस्ट्रक्शन करना है, कैसे आपको सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करना है, क्या इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में रखना है, क्योंकि आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। यस क्योंकि पर्टिकुलर ऐसे के टॉपिक के ऊपर हो सकता है कि 10 बच्चा आंसर कर रहा हो सकता हो 100 बच्चा सेम टॉपिक के ऊपर आंसर कर रहा हो, ऐसे राइटिंग कर रहा हो। सो ये एग्जामिनर कैसे डिसाइड करेगा कि ये 100 में से ये सिर्फ जो 5 बच्चे हैं इन्हीं का ही ज्यादा ऑथेंटिक है। राइट। सो वो कुछ आई कहते हैं ना कि आई कैचिंग दिखना चाहिए, है ना, कुछ ऐसा हो कि अपना पूरा अटेंशन वहीं पहुंच जा रहा है। सो ओपनिंग इज इंपॉर्टेंट है, एंड उसके साथ साथ कंक्लूजन कैसे हम करें, कैसे कंक्लूड करें, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो ये जब आप न्यूज़पेपर करना स्टार्ट करते हो, जब एडिटोरियल करना स्टार्ट करते हो, तो वहां पे उसकी ओपनिंग भी दी रहती है और कैसे उसको कंक्लूड करना वो भी दिया रहता है। सो वहां से हम तो जैसे अगर कोई स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर आरबीआई नाबार्ड की तैयारी कर रहा है और वो अभी से तैयारी करना शुरू कर देता है, तो उसको डिस्क्रिप्टिव कब से लिखना शुरू करना चाहिए? ये तो मतलब बिल्कुल ऐसा है कि वो पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। एंड अगर आपने ये बोला कि नेक्स्ट ईयर के लिए जा रहा है, तो अगर नेक्स्ट ईयर में हम देखें कि कितना टाइम बचा हुआ है, तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट लेट्स से सितंबर में ही पेपर है जैसे लास्ट टाइम। यस तो पहले तो वो कुछ बेसिक अपने ग्रामेटिकल टर्म्स अंडरस्टैंड कर ले। उसको करने में उसको जो मिनिमम टाइम लगने वाला 20 to 25 डेज लगने वाला। उसके बाद धीरे धीरे वो राइटिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहां पर हमें पेन पेपर नहीं मिलेगा। ये भी हो जाता है। कुछ ऐसे भी हैं जहां पे हमें पेन पेपर मिलता है, जैसे इरडाई वाले में ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन है, ठीक है, लेकिन बाकी सारे में हमें क्या करना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है। एंड वी नो दैट कि हमारा लैपटॉप का कीबोर्ड कैसा है ना, लेकिन वहां कीबोर्ड कैसा है ये हमें नहीं पता। तो वो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे और वेट करेंगे कि नहीं पहला मेरा फेज 1 हो जाए, फेज 1 का रिजल्ट आ जाए, देन विल गो फॉर द फेज 2, तो उससे काम नहीं चलेगा। तो प्रिपरेशन शुरू करने के 1 महीने बाद हम डिस्क्रिप्टिव शुरू कर सकते हैं। ओके। ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे सर, कि अगर कोई बहुत ही वीक स्टूडेंट है, इंग्लिश सबसे ज़्यादा वीक है उसका, उसके लिए कुछ टिप्स बता दीजिए। उसके लिए टिप्स है कि पहले आ जाओ भाई, पढ़ लो। ठीक है, सिंपल सी बात है मैम, कि उसके लिए सिंपल ये है कि कोई भी नॉर्मल जनरल इंग्लिश की बुक ले आओ, कोई भी जनरल इंग्लिश की बुक हो, ग्रामर की, ठीक है, जो आपको समझ आ जाए। वो बाइलिंगुअल में भी हो सकता है, और मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आपको ग्रामर सीखनी है तो बाइलिंगुअल सीखो, है ना, क्योंकि ग्रामर को अगर इंग्लिश टू इंग्लिश ले गए तो कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आएगा, है ना। और हमने देखा है ये चीज़, मतलब ऑब्जर्व करा हुआ है कि जब क्लासेस के अंदर अगर हम पूरा प्रॉपर अगर कम्युनिकेशन हमारी इंग्लिश में चल रही होती है, तो बच्चा एक बारी को बोल भी देता है, सर प्लीज थोड़ा सा मतलब लेके आओ, क्योंकि कैसे कनेक्ट करना है वो समझ नहीं आ रहा। तो ये चीज़ है कि बाइलिंगुअल आप स्टार्ट करें, कोई भी नॉर्मल जनरल इंग्लिश की बुक लेकर आए, एंड वहां से आप नाउन, प्रोनाउन, पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझें। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा लैंग्वेज ही पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बेस्ड है जी, और उसको ही हम रट के बैठे हुए हैं। रटना नहीं है, अंडरस्टैंड करना है, दैट इज द की, कि अंडरस्टैंड करना है। ओके। सो थैंक यू सो मच सर। इंग्लिश पे काफ़ी अच्छे से आपने गाइड किया है, स्पोकन इंग्लिश पे भी और नॉर्मली जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी करते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, एंड आई होप यू लाइक दिस सेशन। इंग्लिश के आपके काफ़ी सारे डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, आपको सोर्सेज के बारे में पता चल गया होगा। इसके अलावा भी आपका कोई और डाउट रह गया हो जो आपको रोहित सर से पूछना है, आप इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम डेफिनेटली उसका रिप्लाई करेंगे। यही था आज के चर्चा के बारे में, जो कि हर बुधवार रात को 10 बजे आता है, जहाँ पर मैं हर एक सब्जेक्ट की एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आती हूँ हर एक रिस्पेक्टिव फैकल्टीज़ के साथ, ताकि आप अपकमिंग जितने भी हमारे एग्जाम्स हैं, बीट इन 2025 और इन 2026, क्योंकि स्ट्रैटेजीज़ तो सिमिलर ही रहने वाली हैं, आप चर्चा डेफिनेटली कभी तक भी अगले 2-3 सालों तक आराम से यही स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करके अपना कोई भी एग्ज़ाम कैटर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम।